अपने कहे हुए से फिर जाना या जो कहना उसका बिल्कुल उलट करना, यानी कौलो फेल में तजाद को हमारे माशरे में बहुत बुरा समझा जाता है और इसके लिए हर ज़बान में अलग अलग अल्फाज मौजूद हैं जिन्हें मैं यहाँ अदा नहीं कर सकती। सियासत में इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिनसे मुतालिक मशहूर और साबित शुदा है कि वो अपनी कही हुई बात से कभी भी फिर सकते हैं। मीडिया ने इमरान खान की इस मुनाफिकाना तर्ज सियासत को यू टर्न का नाम देकर थोड़ी बहुत लाज रख ली है। इमरान खान के यू टर्न्स की फहरिस्त काफ़ी लंबी चौड़ी है। लेटेस्ट यू टर्न अस्करी क़यादत से मुतालिक है। इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम एक पैगाम आया है। ये पैगाम लाने वाली शख्सियात कोई और नहीं, उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और इमरान खान की बहन अलीमा खान हैं। इन दोनों शख्सियात के मुताबिक इमरान खान वजाहतें दे रहे हैं कि मौजूदा शहबाज हुकूमत फौज और पीटीआई को आपस में लड़ाना चाहती है। वो ऐसा होने नहीं देंगे और उम्मीद करते हैं कि आर्मी चीफ भी हुकूमत की इस कोशिश को पूरा होने नहीं देंगे। इमरान खान ने ना सिर्फ सुलह का झंडा लहराया बल्कि आर्मी चीफ से दरखास्त भी की कि वो न्यूट्रल हो जाएं और इस हुकूमत की हिमायत ना करें। नाजरीन, जमहूरियत के सो कॉल्ड सबसे बड़े चैंपियन इमरान खान के इस बयान में यू टर्न ही नहीं, मिन्नत, तरला, झूठ, इल्ज़ाम और आइन की पामाली भी नजर आ रही है। यू टर्न तो वाजे है क्योंकि यही वो इमरान खान है जिन्हें मौजूदा आर्मी चीफ कभी अच्छे नहीं लगे। अपने घर की करप्शन पकड़ने पर वो जनरल आसिम मुनीर को बतौर DGISI ओहदे से हटा चुके हैं। फिर उनकी बतौर आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त भी इमरान खान चंद साजिशी अनासर के साथ मिलकर रावलपिंडी धरना देने जा पहुंचे थे। तब भी इमरान खान ने फौज में बगावत कराने की पूरी कोशिश की थी मगर नाकाम रहे और जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए। आर्मी चीफ बनने के बाद इमरान खान मुसलसल उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उनकी जमात इमरान खान के इशारों पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से आर्मी चीफ के खिलाफ घनौनी मुहिम चला रहे हैं। बैरून मुल्क बैठे इमरान खान के सहूलतकार मुसलसल आर्मी चीफ समेत पूरी फौज को अपने निशाने पर रखे हुए हैं। इमरान खान बजाते खुद बारहा बेबुनियाद इल्जाम लगा चुके हैं कि उनको और उनकी अहलिया को आर्मी चीफ से खतरा है। अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आर्मी चीफ होंगे। यही नहीं, अडियाला जेल से वो 2 बार आर्मी चीफ के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया के लिए आर्टिकल्स भी लिख चुके हैं और पूरी दुनिया में आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरी तहरीक इंसाफ एक्टिव हो जाती है और पूरी फौज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। फौज मुखालिफ इतना कुछ करने के बाद भी इमरान खान का क्लेम कि वो तो मासूम है, ये शहबाज हुकूमत है जो फौज और पीटीआई को आपस में लड़ाने की साजिश कर रही है। इमरान खान का ये दावा सिर्फ यू टर्न ही नहीं, सरासर झूठ भी है और बहतान तराशी भी। इमरान खान आज आर्मी चीफ को न्यूट्रल होने का पैगाम भेज रहे हैं, हालांकि वो जानते हैं कि फौज इस वक्त न्यूट्रल हो चुकी है। जनरल बाजवा बतौर आर्मी चीफ अपने इदारे की पॉलिसी कौम को बता चुके हैं। फौज के गैर सियासी होने का सबूत यही है कि आर्मी के न्यूट्रल होने पर इमरान खान की हुकूमत गिर गई थी। तब इमरान खान शहर शहर चीखते फिर रहे थे कि खुदारा फौज न्यूट्रल ना हो। न्यूट्रल होने को इमरान खान बतौर तजहीक जानवर से मंसूब किया करते थे और बयानियां बनाते थे कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होते। इमरान खान की जहनी हालत का अंदाजा लगाइए कि जिस न्यूट्रल लफ्ज को गाली बना दिया गया था, आज उसी न्यूट्रल होने की दुहाइयां दी जा रही हैं। सवाल उठता है कि आज इमरान खान किस मुंह से ये तकाजा कर रहे हैं कि फौज न्यूट्रल हो जाए। वो कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। नाजरीन, इमरान खान के इस पैगाम में यू टर्न, झूठ और इल्ज़ाम ही नहीं बल्कि फ़ौज को हुकूमत के खिलाफ उकसाने की एक कोशिश भी है। इमरान खान का आर्मी चीफ को पैगाम कि फ़ौज मौजूदा हुकूमत की हिमायत तर्क कर दे, ये गैर आइनी मशवरा फ़ौज को बगावत पर उकसाने के मुतरादिफ है। क्या इमरान खान नहीं जानते कि फ़ौज और आर्मी चीफ की जानिब से हुकूमत की हिमायत और मुआवनत ऑप्शनल नहीं, आइनी फरीज़ा है? क्या अडियाला जेल में कैद इमरान खान चाहते हैं कि फ़ौज हुकूमत का हुक्म मानने से इनकार कर दे? क्या इमरान खान मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं? पीटीआई और फौज को लड़ाने का दावा करने वाले इमरान खान क्या फौज और हुकूमत को आपस में लड़ाना चाहते हैं? क्या इमरान खान की किसी भी बात का यकीन किया जा सकता है? सबको याद होगा कि इख्तिदार से निकाले जाने के बाद इमरान खान मौसमी इनकलाबी बने तकारीर करते फिरते थे, कौम को बताया करते थे कि भाई किस इदारे का क्या काम है। और आज वही इमरान खान आर्मी चीफ को दरखास्तें डाल रहे हैं कि हजूर वाला नून लीग को छोड़े और पीटीआई को खिदमत का मौका दें। इमरान खान आर्मी चीफ को मुसलसल पुकार रहे हैं, कभी आवाज़ ऊंची कर लेते हैं और धमकियों के जरिए इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश करते हैं, तो कभी आवाज़ नीची करके मिन्नत तरले शुरू कर देते हैं कि उनको इख्तिदार में वापस
लाया जाए। मगर इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद दूसरी तरफ से नो लिफ्ट का साइन बोर्ड आवेजा है और एक ही जवाब है, एब्सोल्युटली नॉट। इसी पर हम आज के शो में बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। अस्सलामुअलैकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर हमें ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल कादिर मंदुखेल साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलामुअलैकुम जी, खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं जी आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करें। अस्सलामुअलैकुम, वार्म वेलकम सर। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट करें वेरी ऑनरेबल निहाल हाशमी साहब। तीनों मानों को मैं खुशामदीद कहूँगी और वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। लेकिन शो का आगाज़ में अपोजिशन आफ्ताब जहांगीर साहब आपसे करना चाहती हूँ। आफ्ताब जहांगीर साहब, इमरान खान साहब तो हमेशा पहले ये कहा करते थे पाकिस्तान अफवाज को लेकर के कि जी न्यूट्रल तो जानवर होता है, और जाहिर सी बात है वो जानवर के साथ मंसूब इसलिए किया करते थे क्योंकि उनको मजाक उड़ाना था, उनको नीचा दिखाना था। अब वो कह रहे हैं कि जी फौज को चाहिए कि वो न्यूट्रल हो जाए, वो हुकूमत को सपोर्ट करना छोड़ दे। सर, आप ये मांग कर भी कैसे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया विनीश कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। और एक आज हुस्न इत्तफाक है कि तीनों के जो पार्टिसिपेंट हैं वो कराची से हैं और दोनों मेरे दोस्तों को मेरा सलाम। तो मैं तो ये समझा था कि शायद तीनों को लेने का मकसद ये कि कराची के हालात पर कोई गुफ्तगू होगी, लेकिन बहरहाल क्योंकि आपका प्रोग्राम है, आपके अख्तियार है, आपने न्यूट्रल की बात की है। मैं ये समझता हूँ कि न्यूट्रल होना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है इदारों का कि जी उस हद तक न्यूट्रल होना कि जब वो इस तरह ना पेश हों कि एक को सपोर्ट कर रहे हो और बाकी को एक को निशाने पे रखा हुआ हो, तो फिर हमें महसूस होता है कि ये पार्टी जो है ये न्यूट्रल नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट ये न्यूट्रल नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको एक मिसाल के तौर पे आजकल आपके इस्लामाबाद के अंदर बड़ा गहमा गहमी है, जमात इस्लामी का धरना चल रहा है और जमात इस्लामी का धरना जो है वो बड़े पुरसुकून से है। वहाँ पे जाके मुलाकातें भी हो रही हैं, समझे ना। अता साहब जो है वो मिलने जा रहे हैं और दूसरे दोस्त मिलने जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जी आप बताएं आपके मुतालबात क्या हैं, हम उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। और एक तरफ जो है वो अभी 4 लोग जो निकलते नहीं अपनी गली से, तो आप डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं, आप उनको पकड़ के गिरफ्तार कर देते हैं, समझे ना। तो फिर इस हद तक हम ये कहते हैं कि अगर आपने न्यूट्रल होना है तो फिर आप न्यूट्रल हो, फिर पार्टी ना बने, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ये आपके सामने है। अभी बलोचिस्तान में एक जुलूस आया तो वहाँ पर क्या सूरत हाल बनी ये आपको और मंदुखेल साहब को ज्यादा बेहतर पता है कि ग्वादर के अंदर क्या हुआ। हम इस हद तक कहते हैं कि न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है आपको, लेकिन इतना भी न्यूट्रल ना हो कि जी आप ये हो कि भाई बिल्कुल ही पाकिस्तान को भूल जाएं। अपनी ड्यूटी पूरी जरूर दें, उसके साथ न्यूट्रल ना हो, उसके साथ ईमानदारी के साथ खड़े हों, अपनी बॉर्डर्स को मजबूत करें, अपनी दिफाई कुव्वतों को बढ़ाएं। इस हद तक तो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां पर आफ्ताब भाई जरा दोबारा मुझे क्लियर कर दें, क्योंकि ना मुझे इमरान खान साहब के न्यूट्रल होना ना होने की समझ आई, ना मुझे अभी आपकी समझ आ रही है कि न्यूट्रल हो भी जाएं लेकिन फिर भी असल में वो बायस दिखाएं, न्यूट्रल हो भी जाएं लेकिन वो फिर भी जो है हुकूमत को जो है वो टफ टाइम दे। कितना न्यूट्रल होना है, इतने % न्यूट्रल होंगे तो आप उनको न्यूट्रल समझेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं है। और एक चीज़ और आफ्ताब भाई, उसका इस टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये एक नेशनल शो है, इसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इस तरह की बात नहीं होती, इसमें सिर्फ पाकिस्तान की बात होती है। आगे भी सीधी बात बीनर सलीम के अंदर पूरे पाकिस्तान की बात होगी, इसमें पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी होती है, तो हम किसी एक शहर एक सूबे की बात नहीं करते। अब जरा न्यूट्रल होने को जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दें, अगर आपको कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को दोबारा दूर कर लें। अच्छा देखिए, मैंने न्यूट्रल के मैंने ये जो कराची की नुमाइंदगी की बात इसलिए की थी, मैंने तो एक मजाकन ये बात कही क्योंकि निहाल भाई मेरे साथ हैं, मंदुखेल मेरा दोस्त मेरे साथ है और आफ्ताब जहांगीर यहाँ बैठा हुआ है, लाहौर में बिनिश बैठी हुई है, तो नुमाइंदगी तो हम कराची वालों की ज्यादा हुई। तो हमने ये समझा कि शायद आज आपने ये प्रोग्राम तय किया है कि कराची के अंदर क्या मसाइल हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू की जाए। कराची सर वही मसाइल होंगे ना जो पूरे पाकिस्तान में है कि कराची में क्या ऐसा थोड़ी है कि अल्लाह माफ करे वहाँ पे ज़लज़ले आ रहे हैं और पाकिस्तान की जो बड़ा शहर है लाहौर उसके अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। जी सर, तो सबसे जी सर बात सुने, कराची वो शहर है जो 65% कमा कर देता है इस वफाक को, जो 95% कमा के देता है। जब जलजले आते हैं तो कराची अपने दिल को वसे हुई कल्ब करता है और जाके अपने भाइयों की मदद करता है और हर तरीके से मदद करता है। कराची आफ्ताब भाई आप जो बातें कर रहे हैं सर, आंखों पर सर ये प्रोग्राम में टाइम ही जा रहा है ना, इसमें वो फौज जो पूरे पाकिस्तान की सर जी, वो फौज जो पूरे पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, आप उसकी ऐसी तैसी सोशल मीडिया पे फेर देते हैं, आप उसको ऑर्डर दे देते हैं इतना न्यूट्रल हो, इतना न्यूट्रल ना हो। कराची वालों का आपसे क्या लेना देना सर, आप नहीं डिफेंड कर पा रहे खान साहब। हम चाहते हैं कि वही फौज होनी चाहिए कि जब वो रोडों पर आए तो लोग फूल लेके खड़े हों,
जब वो रोडों पर आए तो लोग सलूट मार रहे हों। हमें ये चाहिए कि पाकिस्तान की फौज की इज्जत को बहाल किया जाए। हमारे दिलों में जो फौज रहती है उसको उजागर करने की जरूरत है। चलें, ठीक है। इसलिए हम ये समझते हैं कि फौज जब अपना किरदार अदा करेगी, बॉर्डरों को मजबूत सर, यही मैं पूछ रही हूँ, ये जो आप इज्जत का मर्तबा बता रहे हैं ना, फूलों की पत्तियां जो निछावर करनी है, ये आपके साथ होंगे तब निछावर करेंगे या एक्चुअली न्यूट्रल हो जाएंगे तब आप फौज को निछावर करेंगे? कि आप सियासी मामलात में इंटरफेयर करें, अब आप असेंबलीज के अंदर जाएं, अपने पसंद के लोगों को लेकर जाएं, ये तो इमरान खान साहब करवाते थे, वालों को लेकर जाएं। अभी भी इमरान खान साहब की यही डिमांड है कि पार्लियामेंट भी फौज के जरिए चले। के लिए क्या कहना पड़ेगा? चलिए जी, निहाल हाशमी साहब, मैं तो सीधा आपकी तरफ आती हूँ। मुझे वैसे कुछ समझ नहीं आई है आफ्ताब जहांगीर साहब की, मुझे इमरान खान साहब की तो आज तक नहीं समझ आई, और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है ना, आगे भी सर मुझे नहीं समझ आनी खान साहब की। लेकिन जाहिर सी बात है, आपके कॉलीग हैं, सियासतदानों को एक दूसरे का पता होता है, शायद आपको समझ आ गई हो। ये जो इमरान खान साहब की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को सुलह की अर्जियां हैं, ये कोई चाल है या सरेंडर है? मुझे क्या समझना चाहिए? मैं अपना शो आगे कैसे कंस्ट्रक्ट करूं कि ये उनका एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर ये उनका कंप्लीट सरेंडर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिनेश, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। जिस तरह आपको कुछ समझ में नहीं आया, मुझे भी समझ में नहीं आया। आपकी एक बात मुझे समझ में आई कि ये इमरान खान साहब का चार्ज है कि सरेंडर है। ये चार्ज और सरेंडर को अगर हम मिक्स कर लें तो ये एक चाल है, एक कंफ्यूजन है, एक चाल है जो इमरान खान साहब की दानिश में हमेशा वो एक चाल चलते रहते हैं। अपने आप को भी कंफ्यूज करते हैं, पार्टी को भी और दीगर इदारों को भी। मसलन उनकी चाल होती है अमेरिका के खिलाफ लड़ने की, फिर उनकी एक चाल होती है कि अमेरिकन कांग्रेस ने उनके हक में बात कर दी है, फिर उनकी एक चाल होती है वो कहते हैं ये ऐसा है, फिर वो कहते हैं नहीं ये तो यू टर्न लिया जाता है, फिर वो कहते हैं कि दूसरों को जेल में सहूलतें ना दी जाए, उनके पंखे उतार लिया जाए, मगर फिर वो एक चाल होती है कि मुझे सहूलतें दी जाएं। फिर उनकी चाल होती है कि जी आर्मी चीफ के बारे में कोई एक बात करते हैं, फिर वो कभी कहते हैं वो बाप है, कभी कहते हैं नहीं बाप नहीं है, कभी वो कहते हैं कि ये मीर जाफर है, कभी कहते हैं नहीं ये हमारे सबसे इनके खिलाफ कोई बात ना करे, कभी वो कहते हैं कि पाकिस्तान के सूबाई ये मैंने मेरे समझ में नहीं आता क्या कहते हैं। वो तो एक जगह पे कह चुके हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तो बड़ा जिक्र ही नहीं कही थे, फिर वो कहते हैं नहीं जी हमने तो ये कहा। तो अजीब व गरीब कंफ्यूजन है, चाल है, उनकी पूरी शख्सियत उनकी चाल के वजह से पाकिस्तान का चाल और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का चाल खराब हो रहा है। एक जगह वो कहते हैं 9 मई को मैंने जाने कहा था, एक जगह कहते हैं मैंने तो नहीं कहा था, एक जगह जाके बोलते हैं कि आगम नीला गुंबद अगर आपको याद हो उन्होंने कहा जला दो, मार दो, आग लगा दो, गिरा दो, बर्बाद करो। अब वो कहते हैं हम नहीं कह रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चाल इनको किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से दिखाना चाहिए। इनका मैं रियासत से दरख्वास्त करूँगा कि इनका एक इलाज किया जाए, मुकम्मल इलाज किया जाए। उनकी जो हेल्थ है और उनके हेल्थ के साथ साथ उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कभी वो पार्लियामेंट को कहते हैं ये बेकार जगह है, ये एक ढकोसला है, कभी उस पार्लियामेंट के में जाने के लिए बहुत ही बेचैन होते हैं, कभी वहाँ से रिज़ाइन करके आ जाते हैं, कभी लानते भेज देते हैं, कभी वो लानते वापस अपने तरफ ले लेते हैं। तो आप भी अगर प्लीज़ आप पे समझ में आए तो मुझे बताइएगा, मैं भी कंफ्यूज हूँ, पूरी पाकिस्तान कंफ्यूज है कि वो चाहते क्या है, वो है कौन, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनके बारे में। ये बड़ा मुश्किल फार्मूला है, सबसे मुश्किल तरीन अलजबरा का फार्मूला। बड़े बड़े अलजबरा के फार्मूला मैंने हल कर लिए, ओ लेवल्स ए लेवल्स के इम्तिहान भी दे दिए, पर ये जो सवालनामा है ना जिसका नाम इमरान खान है वो मेरी समझ से बाहर है। कादिर मंदोखेल साहब, अगेन मैं आपकी तरफ आऊँगी। जाहिर सी बात आप इतने सीजन्ड और पुराने पॉलिटिशियन हैं, ये जो नई हिकमत अमली जो इमरान खान साहब के सामने आई है कि जी हमारा तो फौज से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, फौज को जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, और ये असल में नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं जो फौज और पीटीआई को लड़वाना चाहते हैं। ये जो सरेंडर, तरला, मिन्नत, माफी, कुछ भी कह ले, मुझे नहीं पता क्या लफ्ज इस्तेमाल करना है, इसको सर आप कैसे देखते हैं? बेनिस में गांव देहात का रहने वाला हूँ, और गांव देहात में जब दो आदमी आपस में लड़ते रहते हैं और फिर वो सुलह के करीब आते हैं तो फिर वो तीसरे फरीक पे इल्जाम लगाते हैं ये सारी शरारत बेनिस की थी, उनने में लड़ा है।
नहीं तो हम तो पहले ही आपस में भाई भाई थे। तो दरअसल में इमरान खान साहब ये फार्मूला आजमा रहा है। आप मुझे बता दें, उन्होंने कहा कि जो 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 मुख्तलिफ चैनल की हेडलाइन चली है कि आसिम मुनीर साहब की मैं बड़ा इज्जत करता हूँ, उसके लिए मेरे दिल में कुछ नहीं, और मैं वादा करता हूँ जब मैं हुकूमत पे आऊंगा उनके साथ अच्छे रिलेशन करूंगा। तो भाई वो जो JHQ पे आप लोगों ने पंडाल डाला था आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट से 2 दिन पहले, वो क्या था? आपके लोगों ने टॉक शो में मेरे साथ बैठ कर ने कहा कि आसिम मुनीर को नहीं आना चाहिए क्योंकि वो तो रिटायर होने वाला है। शो में कहा है, मैं नाम भी बताता हूँ, सेनेटर हुमायूं मेमन साहब मेरे साथ बैठे हुए थे। एक और थे, मुझे उसका नाम याद नहीं है, वो शो में उसने उस वक्त अपॉइंटमेंट से पहले। आज आप भाई भाई हो, अल्लाह करे आप भाई हो जाए, हमें तो इसमें भी खुशी है। आप बेनिश पे इल्जाम लगा ले, मंदोखेल पे लगा ले, हम लड़वा रहे थे, भाई हम नहीं लड़वाने के, आप खुद जो सुधर जाओ, हमें इतने काफी है। और फिर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये न्यूट्रल का कोई परसेंट भी आ गया। हम तो पहले कहते थे न्यूट्रल जानवर, हम तो न्यूट्रल को उसको कहते हैं जो गैर जानिबदार होता है आम अल्फाज में। खान साहब ने न्यूट्रल को जानवर बना दिया है। अब वो आफ्ताब जहांगीर साहब ने उसकी भी परसेंटेज बना दी है। तो भाई बता दो, जानवरों की लोमड़ी, गाय, बिल्ली, कौन सा परसेंट है, कौन सा वाला वो है जो आपको ज्यादा सूट करता है? तो ये सारे बहाने हैं इस्टेब्लिशमेंट के नजदीक के। इनकी इमरान खान साहब की जेल में कई मुलाकातें, मुज़ाकरात हो चुकी है, वो सारे के सारे नाकाम हो चुके हैं। आज आप मुझे बताओ, मेरे पेज देखे मैंने वो खबर, जब वो मीडिया पे, तो लोगों ने बोला झूठ है, मीडिया झूठ बोल रहे हैं, मंदोखेल झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई, मैंने चैनल का नाम भी बता दी जिसने खबर जारी की है। तो कारकुन किसी तौर पे इस बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि खान साहब जो है ना वो पाव पड़ने वाला है। लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह कर इनको सुलह हो जाए, ये पलट के इनका कोई कारकुन भी नहीं होगा। और दूसरी बात, उमर अयूब साहब की बात से आप अंदाजा लगा ले, उमर अयूब साहब ने इससे पहले वो किस नाम से पुकारते थे आर्मी चीफ को? उस दिन इन्हें 2 दिन पहले उसने कहा सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर साहब को पैगाम है इमरान खान साहब का। और फिर इमरान खान साहब की बहन का भी पैगाम उसके नाम पे आ गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ठीक है, देर आया दुरुस्त है। आज भी अगर वो तौबा कर लेते हैं, आज भी अगर वो कहते हैं हमने गलती की है, आज भी वो कहते हैं जो जज इनके हक में फैसला दे उनसे अच्छा जज नहीं है, जो जज इनके खिलाफ फैसला दे वो तो मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या होगी? देर आए दुरुस्त आए, ये जो सब कुछ अभी एक चेंज आया है, टेम्पररी हो, पता नहीं आप लोगों को शायद डराने के लिए हो, शायद हुकूमत को डराने के लिए इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो चेंज आया है एक पॉलिसी में PTI की और इमरान खान की, क्यों आया? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बेनिश ये है, इससे पहले आपकी शो में, दूसरे शो में मैं कहता रहा था कि खुदा का वास्ता आप एक सियासी पार्टी हो, आप बात कर रहे हैं नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, भले हम बुरे सही नहीं, लेकिन है तो सियासी पार्टी, 50 साल तारीख है हमारी। लेकिन नहीं, हमने एम्पायर की उंगली ढूंढना है, हमने गेट नंबर 4 की ताले की चाबी ढूंढना है। अब वो मजबूर हो गए, और वहां से ISPR ने जब एक स्टेटमेंट दिया था कुछ अर्सा पहले, उसने कहा आपको माफी मांगनी पड़ेगी। तो ये माफी के प्रैक्टिकली दलाइल है, सबूत है माफी के कि भाई और किस तरह माफी मांगे, ना कहां रगड़ दे, जगह तो बता दे। तो ये माफी मांगेंगे, मैं कहता हूँ थोड़ा सा और टाइम गुजर जाए, ये खुले हाँ माफी मांगेंगे, हाथ खड़े कर देंगे, अल्लाह का वास्ता माफ कर दे हमने। आप मुझे बताओ ना, मैं आपको चैनल बताऊं, एयरवाई की खबर नशर हुई है कि मैं हुकूमत में आ जाऊं, मैं वादा करता हूं मैं आर्मी चीफ से अच्छे ताल्लुकात रखूंगा। तो ये क्या चीज है? ये माफी नहीं है तो और क्या है? ये झूठ है सर, सिंबल है। वो आकर बदला लेंगे सर, वो आपसे भी बदला लेंगे, निहाल हाशमी से भी बदला लेंगे। अच्छा, आफ्ताब जी सर एक बात आफ्ताब जहांगीर साहब मेरे भाई है, उसने शिकवा की है कि जमात इस्लामी के साथ जो है ना वो बड़े अच्छे मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमसे नहीं कर रहे, डंडे मार रहे हैं। वो आपका साहब का रिकॉर्ड ठीक नहीं है आफ्ताब जहांगीर साहब, आपका रिकॉर्ड ठीक नहीं है साहब का। वो जमात इस्लामी वाले जो ना उन्होंने कोई पता नहीं तोड़ा, वो अभी इलेक्शन में उतर आएंगे ना, फिर आप बताएंगे उन्हें कमांडर की वर्दी लेके आया है, उन्होंने जाके उन्होंने MM आलम का जहाज नहीं जलाया, उन्होंने जनाउस पे हमला नहीं किया है, वो एक सियासी पार्टी की तरह आ गए, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। जी अब गुस्सा हो गए।
अब आफ्ताब जहांगीर साहब चार्ज हो गए। गुस्सा नहीं हुए, मैं उनको मौका दूंगी। आफ्ताब भाई, ये जो बड़ा वैलिड पॉइंट है, जो आखिरी बात है ना, वैसे तो खैर आपने अपनी मर्जी की बात करनी है, लेकिन ये जो कादिर मंदोखेल साहब ने जो आखिरी 3-4 जुमले बोले हैं ना, इसको आप मेरे सवाल के साथ नत्थी कर लें कि जब आप हों, उमर अयूब साहब हों, अलीमा खान साहिबा हों, जो इमरान खान साहब की जो बाकी दोनों बहनें हैं, वो जब भी आती हैं वो यही कहती हैं कि जी नून लीग की और पीपल्स पार्टी की वजह से जो है फौज के अंदर और पीटीआई के अंदर जो है वो आपस में डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, और क्योंकि नून लीग पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि फौज और पीटीआई की लड़ाई हो। तो सर ये 9 मई करना हो, ये जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए इस्लामाबाद में धरना देना हो, ये इंटरनेशनली जो मीडिया को आर्टिकल्स लिखने हों जिसके अंदर इस बात को कहना हो कि जी बुशरा बीबी को अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो जनरल आसिम मुनीर की होगी, मेरी जान को खतरा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी जनरल आसिम मुनीर की होगी, ये सारी बातें वो शहबाज शरीफ साहब के ऑर्डर पर लिखते और करते हैं, मरियम नवाज के ऑर्डर पर लिखते करते हैं, या आसिफ अली जरदारी साहब के कहने के ऊपर कर रहे हैं? किसके कहने के ऊपर इमरान खान साहब ये सारी चीजें करते रहे हैं? अच्छा बिनिश, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर सकता हूँ कि आपने अपना कोई YouTube चैनल बनाया है आपने? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, क्यों जरूरत पड़ी आपको YouTube चैनल बनाने की, जबकि आप ऑलरेडी जो है चैनल्स पर मौजूद हैं? सर खबरें बहुत, सर एक तो खबरें बहुत ज्यादा होती थी और रोजाना मेरा शो भी नहीं होता था, और सर प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें लेट आती है, हमने कहा सर YouTube के पैसे टाइम पर आ जाते हैं इसलिए बनाया। जी नहीं बेनिश साहबा, बात ये है कि जब आप यहाँ बैठती हैं तो आप कुछ कवायद ज़वाबित के अंदर फंसी भी होती हैं, जब आपको सेंसर बोर्ड देख रहा होता है, आपको ISPR देख रहा होता है, आपको IB देख रहा होता है, आपको MI देख रहा होता है, आपको अच्छा आफ्ताब भाई चले मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ अपने दिल की बात आप कर नहीं सर मैं करती हूँ, अरे मैं करती हूँ दिल की बात। अच्छा आफ्ताब भाई मेरी बात तो सुन लें। नहीं सर, आप मेरे बारे में मेरे YouTube चैनल के बारे में आप नहीं राय दे सकते। सवाल है मेरा निहाल सर, आप नहीं वेट करें सर, मेरा जवाब सुन लें। आफ्ताब भी मेरा जवाब तो सुन लें। मैं अपने टीवी शोज भी अपनी मर्जी से करती हूँ, यूट्यूब चैनल भी आप मेरा उठा करके देख ले, मेरे व्लॉग्स भी बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे मेरा टीवी शो चलता है। सर अगर आप नहीं सही तरह सुनते ना, अगर आप सही तरह से अगर आप सुनते होते तो आप ये मेरे ऊपर एलिगेशन या सवाल ना उठाते। जी सर, मुझे मालूम है कि आप जो है किसको पसंद करती हैं, किसको नहीं पसंद करती, मुझे सब मालूम है। आप मेरी छोटी बहन है, वो भाई क्या जिसको अपनी बहनों का पता ना हो। लेकिन बात ये है कि अगर आप ईमानदारी से बात करें, अपने दिल पे हाथ रख कर बात करें, तो क्या वजह है कि इस वक्त जो है हर आदमी जो है वो तीसरी कुव्वत की तरफ देख रहा है। अगर आज अगर वो हाथ हटा दें तो मैं आपको देखूंगा कि निहाल हाशमी किस तरह शोर मचाते हैं। आज मीडिया, आज वो जो है जुडिशरी आपकी जो है वो आजाद हो जाए। इमरान खान तीसरी कुव्वत की तरफ क्यों देख रहे हैं? सर हम तो हो गए ना, हम तो देखते हैं तीसरी कुव्वत को। इमरान खान साहब क्यों तीसरी कुव्वत को देख रहे हैं? उनके ऊपर ऐसा कौन सा वक्त आ गया है कि वो मिन्नत तरले कर रहे हैं तीसरी कुव्वत के? सर बीनिश सलीम बुरी, निहाल हाशमी बुरा, कादिर मंदोखेल साहब बुरे, हम देखते हैं भाई तीसरी कुव्वत को। इमरान खान साहब क्यों देख रहे हैं उनको? हम भी पुरअमन तौर पे एहतजाज करें, हम भी हमारा भी हक पहुंचता है कि हमारे पुरअमन से शहरी जो है वो एहतजाज में शिरकत करें। अच्छा। आपने इतना डरा दिया है, पकड़ के मार के। अभी हमने परसों एक रैली निकाली है, हर थाने के अंदर हमारी खवातीन को गिरफ्तार कर लिया आपने। अरे आफ्ताब भाई आप लोग हिम्मत तो दिखाएं, जमात इस्लामी कर रही है ना। जुमे वाले दिन मैं इस्लामाबाद में थी सर अपनी पूरी टीम के साथ, पुरअमन धरना। साहबा ने मीडिया पे बैठ के करना था, हम तो आवाम में जाकर बता रहे हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। हमें तो सिर्फ इस बात का होना चाहिए कि जी बात यह है कि हर इदारा अपनी जगह पर रहेगा, हर एक के ऊपर से शफकत का हाथ हटा दे। ताकत के जोर पर जब आप किसी चीज को दबाते हैं, वक्ती तौर पे तो दबती है, लेकिन फिर जब खुलती है फिर बांग्लादेश का हाल बनता है। एक चीज मुझे पता है, 100 बातों की एक बात, इनकलाब के लिए कोई NOC नहीं चाहिए होता। अभी के लिए इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल करेंगे। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। कादिर मंदोखेल साहब है बहुत ठंडे ठार माहौल में, आफ्ताब जहांगीर साहब बहुत गर्मा गर्म माहौल में हैं, और जो हमारे बड़े प्यारे निहाल हाशमी साहब हैं वो बड़े चिल माहौल में हैं। निहाल भाई आप बहुत चिल लग रहे हैं, बहुत कूल लग रहे हैं, नीले रंग की कमीज़ भी माशाल्लाह मेरे भाई को बहुत जच रही है, लेकिन सर कहीं अंदर दिल में कुछ डर तो नहीं लग रहा कि पता चले अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गई इमरान खान साहब की और अगर माफ़ी एक्सेप्ट हो गई तो आपके दिन फिर गिने जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो रहा? बिनिश, मुझे वाकई बहुत डर लग रहा है। इस बात का डर लग रहा है कि पाकिस्तान की जो हजारों नहीं लाखों नौजवानों को इन्होंने गाली गलोच पे लगा दिया, तालीम से दूर कर दिया, बदतमीजी में लगा दिया, उनका क्या होगा?
हमें वाकई डर लग रहा है कि आफ्ताब जहांगीर साहब जैसे जो लोग हैं जो भटक गए, जिनको समझ में नहीं आया कि सियासत के माने तशद्दुद नहीं है, सियासत के माने खिदमत है, जिनको पता जिन्हें ये अंदाजा नहीं है कि इमरान खान के दौर में 3.5 साल में $52 बिलियन का कर्ज लिया गया है, ना कोई स्कूल, ना अस्पताल, ना डैम। मुझे डर लग रहा है जब अवाम को सारे हालात और सूरत हाल का पता चलेगा कि इस आदमी को खातिमुन नबीयीन भी बोलना नहीं आता था। मुझे डर लग रहा है कि अगर अल्लाह ताला की पकड़ हो गई, रियासत मदीना की बात करते थे और मदीना में जाके जो चीज़, तो मुझे इनके लिए डर है। मुझे इस बात का डर है कि पाकिस्तान में इस तरह के भी लोग आ गए, नहीं मालूम कहाँ से आ गए, किसके कहने पे आ गए, क्यों आ गए, और जिनको सियासत का अलीफ बे नहीं मालूम वो आकर के सियासत करे, तो फिर मुझे डर लगता है ऐसी चीज़ों से। अदरवाइज बाकी तो हम डरने वाले लोग नहीं है। हम कांग्रेस से नहीं डरे, हम ब्रिटिश से नहीं डरे, हम पाकिस्तान के जद्दोजहद करने वाले, हमारे क़यादत 2-2 साल जेलों में रही, सब्र से रहा। और मैं अभी बात हो रही थी फौज से इनकी किस बात की लड़ाई होगी? फौज की तो कोई लड़ाई नहीं है इनसे, फौज की तो लड़ाई होगी बॉर्डर के उस पार, इनसे काहे की लड़ाई? ये अगर फौज से लड़ाई कर रहे हैं तो खुद बताएं कि हाँ हम लड़ाई कर रहे हैं। फौज तो इनसे लड़ाई नहीं कर रही है, फौज तो नहीं गई है इनके घर में, फौज तो नहीं गई इनके दफ्तर पे सील करने के लिए, फौज तो नहीं गई इनके जलसा पे जाकर के कोई हल्ला किया, हंगामा किया। ये गए थे पाकिस्तान फौज के हेडक्वार्टर GHQ, इन्होंने जाके वहां पे हमला किया था। फौज तो नहीं गई थी इनके घर पे हमला करने के लिए, फौज तो इनके दफ्तरों पे हमला नहीं किया, फौज तो इनके रैली पे, जलसों पे, जुलूस पे, इनके किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे हमला नहीं आवर नहीं हुई। तो इनकी काहे की फौज से लड़ाई? फौज की तो लड़ाई होती है बॉर्डर के उस पार जो हमारे दुश्मन बैठे हैं। मुझे डर लगता है कि इन सब बेचारों को एक जिसका कहा जाता है ना भटक गए, और इनको एक अजीब व गरीब ख्वाब दिखाया गया। एक कभी वो कहते थे कि हमने वर्ल्ड कप के बाद कश्मीर का इतना बड़ा मसला हल कर दिया। हमने देखा फिर 370 भी देखा और कश्मीर के मामलात को भी देखे। हमने देखा कि किस तरह से AP में जेल टूटा रहा। हमने देखा, हमें डर लग रहा है कि जब ये कहते थे कि एक काउंटर बैंड ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिटिकल विंग पाकिस्तान में ऑफिस खोलना चाहिए, हम देखते हैं, हमें डर लगता है कि कैसे कैसे सोच के लोग पाकिस्तान के हुक्मरानी में आ गए थे, वज़ारत उज़्मा पे फायज हो गए थे। मैं मानता हूँ कि खिलाड़ी हो सकता है, मगर सियासतदान, मैं आपको कसमन कह रहा हूँ, मैंने कभी इनको सियासतदान नहीं समझा, नेवर। कराची में उन्होंने एक बच्चे को लात मारी थी, 1979 का वाकया है, मैं स्टेडियम में था, वो कोई होगा 10-11 साल का बच्चा। मैं अपने दोस्तों को कहा था ये प्लेयर तो बड़ा होगा मगर इंसान बड़ा नहीं है। और मुझे तब से इनकी जो मेंटल स्टेटस है उसके पार, आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगर तशद्दुद करें, ज्यादती करें, गालियां दें, तो फिर आदमी को माइंड ना कीजिएगा। मुझे ना हुकूमत के स्टेटस के ऊपर भी ना कुछ शक व शुबा है। अता तारर साहब ने कोई 2 हफ्ते पहले बड़ी एक तड़कीली भड़कीली सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि भाई वो बैन करने लगे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उस वक्त काफ़ी हाई ही हुई, ये पीपल्स पार्टी ने भी अपने नंबर टांगने की कोशिश की कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, सब ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। जाहिर सी बात है अनाउंसमेंट से पहले ये वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था। लेकिन क्या बाकी अपनी पार्टी को भी नून लीग ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? क्योंकि मुसद्दक मलिक साहब ये भी 2 रोज़ पहले कह रहे थे कि जी आप जो हैं वो बात करें, बर्बाद मत करें, सुलझाएं चीज़ों को, उलझाएं मत। ये मुसद्दक मलिक साहब क्या पैगाम दे रहे थे? और मुसद्दक मलिक साहब के पैगाम ने जो हुकूमत का बयानिया था, क्योंकि जो अता तारर साहब है ही इज़ द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और जहाँ तक मुझे पता है कि एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ही एक हुकूमत की वॉइस होता है, हुकूमत का फेस होता है। लेकिन मुसद्दक मलिक साहब के इस बयान ने वो एक खलबली मचा दी कि कहीं हुकूमत भी कंफ्यूज है और हुकूमत डर रही है, हुकूमत पीछे हट रही है। सर आपके बेंचेस में क्या चल रहा है? नहीं, कतई हम पीछे नहीं हट रहे। देखिए, हम अगर देखिए, मैं समझता हूँ सियासी जमात का काम है वो मिलियंस या बिलियंस के भी मजमा जमा कर ले, रैली करे, धरना करे, जुलूस करे, गुफ्तगू करे, मगर उसको मैं सियासी जमात नहीं मानता। आपको शायद याद हो सुप्रीम कोर्ट ने कराची रजिस्ट्री में एक बयान दिया था कि पॉलिटिकल पार्टी का मिलिटेंट विंग से क्या ताल्लुक। तो यही मैं PTI वालों से पूछता हूँ कि आप अगर पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल प्रोसेस तो होता है, नॉन वायलेंस होता है। ठीक है निहाल भाई, लेकिन मुझे तो ये बता देना, मेरे देखने वालों को भी बता दें कि अता तारर साहब को मैंने फॉलो करना है कि मैंने मुसद्दक मलिक साहब को फॉलो करना है? आप बैन लगाने जा रहे हैं कि आपने उनके साथ मुज़ाकरात करने?
आपने आइन को फॉलो करना है और शहबाज शरीफ साहब को फॉलो करना है। देखिए, आइन को इसलिए फॉलो करना है, एक प्रोसीजर है, किसी पार्टी को अगर बैन लगाया जाता है तो उसके प्रोसीजर के तहत उसके ऊपर हम रेफरेंस भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सारे प्रोसेस होते हैं। अता तावर साहब एक बड़े उभरते हुए नौजवान, बड़े पुरमग़ज़ सियासतदान है। आप इतना, आपके लिए वो खबरें लाते हैं और आप उनको फॉलो अनफॉलो करने की बात करें। जहाँ तक हमारे मुसद्दक साहब का ताल्लुक है, मुसद्दक साहब ने एक प्रैक्टिकल बात की है कि अगर आप सियासत करना चाहते हैं तो आए, सियासत करें, दलाइल पे बात करें, आप मंशूर पे बात करें, पॉइंट पे बात करें, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात करें, जमहूरी अंदाज में बात करें। हम उससे बात नहीं करेंगे जो GHQ पे हमलावर, हम उससे बात नहीं करेंगे जो पाकिस्तान को बोलते हैं एटम बम मार दो, हमसे वो बात तो निहाल भाई बेसिकली आप बेशक मुसद्दक मलिक साहब की जितनी भी तारीफ कर दें, मतलब ही इज़ अ वेरी डिसेंट पॉलिटिशियन, मुझे भी वो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन आप भी बेसिकली अता तारड़ साहब के मौक़िफ़ को ही पीछे पीछे ज़रा कर रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल अता साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप वायलेंट सियासतदानों को जो है उनसे बात नहीं करेंगे। तो मुझे आपका पॉइंट मिल गया। कादिर साहब, देखिए मेरी बात सुने, अगर हमने वॉलंटी करना है, आप बताइए कि पाकिस्तान में जिन पार्टियों में अगर कभी गलती से माजी में कोई वॉयलेंट पोर्शन एक आ गया तो उसको भारी कीमत अदा करनी पड़ी। दुनिया में कहीं पॉलिटिक्स एंड वॉयलेशन, वॉयलेंट दोनों दो मुख्तलिफ चीजें, दरिया के दो किनारा है, हम साथ नहीं चल सकते। और अगर हम साथ नहीं चल सकते तो रियासत और हुकूमत और निज़ाम भी साथ नहीं चल सकता। इनको ये फैसला करना है। बिल्कुल। कादिर मंदोखेल साहब, निहाल हाशमी साहब ने कोट एंड कोट PTI पे डालती है कि वो फैसला करे कि आपको इंतशारी सियासत करनी है कि आपको पार्लियामेंट्री सियासत करनी है, लेकिन सर कहीं ना कहीं ये फैसला हुकूमत के पास है, क्योंकि अब ये हुकूमत में आ चुके हैं जहां से सर मैं देख रही हूँ एज अ पाकिस्तानी कि प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान की प्रोटेक्शन करें, और प्रोटेक्शन इस सूरत में अगर अता तारड़ साहब ने अनाउंस कर दिया है या अगर हुकूमत एक माइंड बना लिया है कि भाई इसको बैन करना है पार्टी को, तो सर फिर वो करें ना। ऐसा थोड़ी है कि एक हफ्ता बैन हो रहा है और अगले हफ्ते आओ जी, आओ आके मुज़ाकरात करो, फिर उससे अगले हफ्ते फिर बैन हो रहा है, फिर उससे अगले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, नहीं आओ आके मुज़ाकरात करो। आपको समझ में आ रही है कि हुकूमत क्या करना चाह रही है? कादिर मंदोखेल साहब, तो मेरे ख्याल में हुकूमत के अंदर अता तारड़ साहब एक ऐसी फेस है जो पीपल्स पार्टी की आपने बात की, हम क्या भरोसा करेंगे, उनके अपनी भरोसा नहीं कर रहे हैं। अता तारड़ साहब ने बजट इससे पहले तकरीर की थी, PTI पे पाबंदी की, उन्होंने कहा कि अपोजिशन जो है ना वो हमारे एहतियाती जो है ना ऑन बोर्ड है। फिर आपने देखा था कि वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया, उनसे डिस्कशन हो रही थी। उसके बाद जाके फिर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो फिर जाके ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि नहीं जी अभी तो एहतियातियों को एतमाद में लेना है। राना सलवाना ने बोला कि एहतियातियों को एतमाद में लेना है। खुरम दस्तगीर साहब ने यही बात की है, मियाँ लतीफ़ साहब ने बिल्कुल अलग बात की है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत का बदकिस्मती से एक ऐसा तर्जुमान है जिसको आप फेस कहते हैं कि जिसके कई फेस हैं, और मेरे ख्याल में हुकूमत ने इसको इसी वजह से रखा है कर रहे हैं, लिहाजा इनको आप एक पता फेंक दो रिएक्शन क्या आता है। जब रिएक्शन जो भी आएगा तो कुछ तो PTI से भी उन्होंने सीख ली यू टर्न का, तो यू टर्न मार ले। आप मुझे बताओ हम अता तारड़ को झूठा क्यों कहेंगे जो खुद ख्वाजा आसिफ के ने झूठा कर दिया, उसको खुद राना सलवाना ने झूठा कर दिया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ नहीं, लेकिन सर ऐसे सिर्फ क्लैरिटी के लिए एक छोटा सा लुकमा ले लीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और आपने तो इतना बड़ा लफ्ज़ ही बेचारे अता तारड़ साहब पे लगा दिया, एक अगर यंग पॉलिटिशियन आपको मिल ही गए हैं तो थोड़ा ज़रा सीनियर सियासतदान उसको थोड़ा हजम कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब तो जीते नहीं हैं, खुरम दस्तगीर साहब भी नहीं जीते हैं, जावेद लतीफ़ साहब भी नहीं जीते हैं, तो जीते हुए हुकूमत के जो लोग हैं वो अलग हैं और जो हारे हुए हैं वो हुकूमती पार्टी में तो ज़रूर हो सकते हैं सर, लेकिन वो भी तो कहीं ना कहीं अपना गुस्सा निकालेंगे ना। उनकी बात पे हम किस हद तक एतमाद कर सकते हैं? और आपको ये लगता है कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है, मैं अता तारड़ की बात नहीं करी, इवन अगर आपकी पार्टी का भी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो कोई भी टेलीविजन पर अगर आके बात कर रहे हैं तो वो हुकूमत और रियासत को बगैर कॉन्फिडेंस में ले आके बात कर देते हैं? आपकी सारी बात से मैं मान लेता हूँ जी, लेकिन आप मुझे बताओ क्या अता तारड़ ख्वाजा आसिफ से भी बड़ा लीडर है? छोड़ के राना सनाउल्लाह को, जबकि वो भी पंजाब का सदर है। हाँ। आपको पता है सियासी लोगों में तंजीमी ओहदा ज्यादा बड़ा होता है MNA-MPA से, ठीक है। वो पंजाब का सदर, चलो उनको भी छोड़िए, खुरम को भी छोड़ दिए, ख्वाजा आसिफ तो दूसरा नवाज शरीफ साहब है। आप मुझे बताओ, उसने कहा कि इनकी बातों को रद्द कर दिया है, तो फिर मैं और आप क्यों उनके ऊपर टाइम जाया कर रहे हैं कि एक नॉन सीरियस आदमी के ऊपर
जो मेरे ख्याल में शायद हुकूमत ने रखा इसी वजह से, ताकि कोई भी बात पे यू टर्न ले सके, यार चलो बच्चा है, नया आदमी है, सीखेगा भी वगैरह वगैरह। सवाल ये है कि ये सारी चीजें अपनी जगह पे, मैंने आपको बजट का हवाला दी है, पीटीआई में पाबंदी का हवाला दी है, आपको इमरान खान साहब के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात के, ये सारे अता तारड़ साहब अनाउंस कर चुके हैं, और ऐलान के साथ साथ उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी घसीटने की कोशिश की, वो ऑन बोर्ड है। लेकिन आप देखें कि जब वज़ीर आज़म के और बिलावल साहब की हमारे सीसी की मीटिंग के बाद फैसला हम करेंगे, तो ये सारी बातें तो फिर जुटलाएंगी ना उनको सारी चीजें। लेकिन सवाल ये इशू ये नहीं है बेनिस, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि आप मुझे बता दो, इस मुल्क की इकोनॉमी को अगर आपने संभालना हो, इस मुल्क की लोगों की हालात ज़र अगर आपने बदलना हो, तुम सारी सियासी पार्टियों को ये जो हर वक्त आसमान की तरफ मंदोखेल साहब, आप ये जो मईशत की बात कर रहे हैं ना, रेटिंग एक्शन कमेंट्री, फिच अपग्रेड्स पाकिस्तान टू CCC+, यानी फिच ने बेहतर कर दी है पाकिस्तान की जो रैंकिंग है, और जो फिच की जो नई रिपोर्ट आई है उसके अंदर पाकिस्तान अपग्रेड हो गया सर। तो ये इकोनॉमी की जो सूरत हाल है ना, ये संभल रही है, मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं सर। तो फिच ने तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को 18 महीने का डिक्लेयर किया है सर, अब नई रिपोर्ट आ गई है, कर दिया, बोलो नहीं 8-10 दिन बड़े अहम है। नहीं बात ये ना, फिच ने कहा कि 18 महीने हुकूमत चलेगी, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा नहीं जी 8-10 दिन बड़े अहम है, तो अब आप किस पे एतबार करेंगे, आप बता दें मुझे। सर मैं तो फिच की नई रिपोर्ट पे एतबार करूंगी ना, अगर फिच की रिपोर्ट पर एतबार करना, अभी नई रिपोर्ट आई है फिच की सर, ये मैं आपको जैसे ही आई है मैं आपको बता रही हूँ। आफ्ताब भाई मैं आपके पास आ रही हूँ, एक ब्रेक ले लेती हूँ, मुझे पता है आपको बड़ी तकलीफ होगी कि फिच ने कैसे अपग्रेड कर दिया पाकिस्तान को, मुझे आपकी तकलीफ का एहसास है, बिल्कुल मैं आके कोशिश करती हूँ आपकी तकलीफ दूर करूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को समेटेंगे। कम बैक जी, कादिर मंदोखेल साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब एंड निहाल हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद है। जी आफ्ताब जहांगीर साहब, उस वक्त ब्रेक पर जाना था, माइक आपके पास है, जो आपका दिल करता है आप बोले, लेकिन मेरा सवाल ले लें। सवाल का जवाब तो आपने कभी नहीं देना मुझे है सर जी। सवाल ये है कि आप ये कैसे फौज को कह सकते हैं कि फौज हुकूमत का साथ छोड़ दे? मतलब क्या इमरान खान साहब को ये नहीं पता कि फौज का आईनी तौर पर यह फर्ज है कि जो भी गवर्नमेंट है उसको फौज को सपोर्ट करना है? आप उनसे फिर एक गैर आईनी काम के लिए कह रहे हैं। जी सर। चले जी, मैं तो गैर आईनी काम के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि मुझे ये मालूम नहीं चला कि आज तक निहाल हाशमी साहब ने ये नहीं बताया कि उन्हें सेनेट से कैसे फारिग किया गया, किस वजह से फारिग किया गया, किस तकरीर की बुनियाद पर फारिग किया गया। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि हम पॉलिटिशियंस को इतना हक तो दो कि हम अपने दिल की बात कर सकें। एक बात है। दूसरी बात, मुसद्दिक मलिक साहब ने ये कहा कि जी अक्सरियती पार्टी जो थी वो थी पीटीआई। हम पीटीआई के पास गए, हमने कहा जी आप हमारे साथ, हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। फिर पीपल्स पार्टी गई तो पीटीआई वालों ने कहा नहीं जी हम नहीं शामिल होना चाहते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। अगर मंदोखेल साहब से भी आप पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि 2 फरवरी 8 के इलेक्शन में उनके साथ भी ज्यादती हुई है। तो ज्यादती की किसने? हर आदमी ये समझने से कासिर है कि हमारे कराची के अंदर से 20 की 20 सीट उठा कर दे दी एमक्यूएम को, इसी तरह पूरे पाकिस्तान से। अभी कोर्ट का फैसला आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का, इंशाल्लाह देखें आगे क्या होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को जो चैलेंजेस है वो उस वक्त तक सही नहीं हो सकते कि जब तक पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब करदा हुकूमत नहीं होगी। फिर दूसरी बात यह कि निहाल हाशमी साहब को चाहिए आपके साथ मिलकर एक कमेटी बनाए, बिनी सलीम, निहाल हाशमी और सब, और दोनों भाइयों की राजीनामा कराए। इस वक्त सबसे बड़ा फड्डा तो मुस्लिम लीग नून के अंदर है। जिन लोगों के आपने नाम लिए थे ये सारे लंदन बिलोंग थे, जिनको हराया गया, इसलिए नहीं लाया गया। ये जो है जावेद लतीफ साहब हो गए, दस्तगीर हो गए, फलाना हो गया, ये सारे लंदन पर है। और नवाज शरीफ साहब हैं कहाँ? वो बेचारे पर तोल रहे हैं, उनको इजाजत नहीं मिल रही जाने की। तो सर ये तो आपके लिए अच्छी बात है, ये तो आपको तो इसके ऊपर मिठाइयाँ खानी चाहिए कि अगर नवाज शरीफ साहब को बकौल आपकी इजाजत नहीं मिल रही, आपके तो सबसे बड़े दुश्मन नवाज शरीफ साहब हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। जिनके पास मैंडेट है, उसका फैसला होना चाहिए। हमें 47-45 का फैसला चाहिए, ईमानदारी के साथ फैसला चाहिए। जितनी जल्दी देंगे फैसला उतना अच्छा है। या फिर ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी लपेट लेंगे बसात, और उसके बाद कहेंगे कि जी इमरजेंसी लगाते हैं, टेक्नोक्रेट हुकूमत लाते हैं या नए इंतखाबात करवाते हैं, क्योंकि ये अब नहीं बर्दाश्त कर सकते कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बहाल किया जाए, उनका मैंडेट उनको वापस किया जाए और उनके हवाले हुकूमत की जाए। और अवाम का फैसला ही सबसे बड़ा फैसला होता है।
जब ये अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं कि अक्सरियती पार्टी जो है, अक्सरियती लोगों ने, पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी के लोगों ने जो है पीटीआई को सपोर्ट किया है, पीटीआई को वोट किया है। ठीक है सर, पॉइंट आ गया पॉइंट। जी कादिर भाई 30 सेकंड्स में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ये जी कादिर भाई आप कुछ कहना चाहते थे। पीटीआई को दिया है तो आप भी तो कम से कम बोला करें जहांगीर कि साहब मैंने का जिसको वोट दिया उसको तो मुंतखब करो। ये कि एमक्यूएम की तरह यहाँ मुस्लिम लीग लंदन और मुस्लिम लीग पाकिस्तान अलग अलग है। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान जो है ना, वो देखिए मैं आपको बताऊं, ये इस बहस में हम जाएंगे कि पाकिस्तान के साथ है, ये पाकिस्तान के, फिर हमें पिछली तारीख की तरफ जाना पड़ेगा, फिर हमें 70 की तरफ दहाई में जाना पड़ेगा, फिर हमें आगे जाना। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े इस वक्त। ठीक है जी, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है और पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना चाहिए और सबको बैठ करके पाकिस्तान को आगे तरक्की की राह पर गामजन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन के लिए तीनों मेहमानों का। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।